तो आइए बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं क्लास। आज हमारा 4th होगा, यानी कि चौथा क्लास होगा। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है। अब देखिए, आप लोगों को पहले से भी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि गोबर गैस, कौन सा गैस? गोबर गैस को जो है, गोबर से अगर हम ट्रिक समझ लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। गोबर से अगर हम गैस बनाएंगे तो गोबर को खूब मथेंगे। पहले गोबर को क्या करेंगे? मथेंगे। तो मथने से मतलब हो जाएगा मीथेन गैस। अब मीथेन का सूत्र अगर पूछे तो याद रखिए क्या होता है जी, इनको पता होगा, बताइए जी। CH4। तो बताइए गोबर गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? CH4 है, यानी कि मीथेन है। ठीक है, बताइए कि विद्युत चुंबक, बताइए विद्युत चुंबक बनाने में किस लोहा का यूज किया आता है? चांदी का। हम बोल रहे हैं लोहा का, आप बता रहे हैं चांदी। मृदु लोहा का। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः, देखिए क्या कह रहा है, सामान्यतः मतलब सामान्य मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? मतलब अधिकतर। समानता मतलब अधिकतर किस धातु का उपयोग किया आता है? तो देखिए, अगर कहेगा धातु तो धातु में हो जाएगा लोहा, तांबा, सोना, ये सब है ना। तो इसमें ये सब धातु है। तो लोहा, सोना, तांबा में क्या चीज़ का यूज किया जाता है? लोहा का। चुंबक में क्या चीज़ का यूज करता है? लोहा का। तभी तो लोहा से चिपक जाता है, लेकिन तांबा से नहीं चिपकता है। ऐसा आप गौर किए हैं? चुंबक को चिपकाएगा तांबा में तो वो नहीं चिपकता है। अगर लोहा में पूछेगा कि किस लोहा का यूज किया जाता है, तब क्या दीजिएगा? मृदु लोहा का। क्या दीजिएगा? मृदु लोहा का यूज किया जाता है। तो बताइए विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? मृदु लोहा का। ठीक है, या मृदु लोहा या धातु, ठीक है ना। धातु का था तो लोहा। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अरे देखो, चुंबक में लोहा लगा हुआ नहीं रहता है, लोहा चुंबक में नहीं चिपक जाता है, वही बात तो है। चलिए, किस प्रकार के कपड़े का निर्माण पेट्रोलियम उत्पाद से होता है? कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा कपड़ा है जिसका निर्माण जो है पेट्रोलियम के उत्पाद से होगा? तो बताइए कि किस प्रकार के कपड़े का निर्माण पेट्रोलियम उत्पाद से होता है? जरा ध्यान दीजिए प्रश्न पर। देखिए, पेट्रोलियम उत्पाद का मतलब होता है, उत्पाद का मतलब होता है, समझ लीजिए कि कोई वस्तु, ठीक है। मतलब कि पेट्रोलियम से जो है आपको वो वस्तु बनता है, कपड़ा बनता है। और वह कौन सा वस्तु बनता है? तो आपको नायलॉन। देखिए, अगर नहीं याद है तो ऐसे समझिए कि जब कोई पुराना कपड़ा हो, उस पर अगर कोई धब्बा लग गया हो, उसको छुड़ाना हो, मतलब उसको नया बनाना हो, तो थोड़ा पेट्रोल रख दीजिए, तो वो क्या कैसा बन जाएगा? नया। तो इसलिए याद कर लीजिए कि पेट्रोलियम उत्पाद से बनने वाला कपड़ा कौन सा है? तो नया हो जाएगा पेट्रोलियम से ना, इसलिए नायलॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक कौन सा है? ठीक है, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है, ठीक है। तो क्या है? तो अमोनिया, NH3। अब इसको आप लोग नहीं याद कीजिएगा, ठीक है, बस इतना याद कीजिएगा। प्रशीतक है क्या है? तो NH3। और NH3 को क्या कहता है? अमोनिया। बताए थे बैक के क्लास में। चलिए फिर आगे है अल्फा कण, जैसे लगता है ना, इसलिए अल्फा कण, बीटा कण, है ना। तो अल्फा और बीटा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश रहित है? ठीक है, तो आप बताए थे आवेश रहित, जिस पर कोई आवेश ही नहीं रहता है। बात समझे? तो वो न्यूट्रॉन जो होता है वो आप पर, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। देखिए, न्यूट्रॉन जो होता है ना, उस पर कोई आवेश नहीं होता। इसमें ये सब छोड़ दीजिए, ये अल्फा बीटा को काट दीजिए, ठीक है। इससे पूछ रहा है, इसको काट दीजिए, कौन सा आवेश रहित कण है? बात सब समझ? आवेश रहित का मतलब क्या हुआ, पहले ये बताइए। आवेश नहीं है, बिल्कुल रहित मतलब नहीं। तो बताइए आवेश रहित कौन कौन सा है? बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन जो है ना, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाता है, और बीच में नाभिक में कौन होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताइए न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है, ठीक है। अब चलिए, प्लास्टिक का जो बोतल होता है या प्लास्टिक का जो बाल्टी बनी होती है, क्या होता है? बोलते प्लास्टिक का बोतल या प्लास्टिक की जो बाल्टी बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट। बोलिए, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट। इसको जरा रटना पड़ेगा आपको। देखिए, रटने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक का जो बाल्टी से बनता है, पता है आपको किस चीज़ का बनता है? पॉलीथीन सब जो गांव घर से ले जाता है, प्लास्टिक का जूता चप्पल सब जो ले जाता है फैक्ट्री में, तो उसको क्या करता है? उसको पिघलाता है, पिघला करके वही बाल्टी से बना देता है। नहीं समझ में आया? समझ गए।
ठीक है। तो वही कह रहा है कि प्लास्टिक का जो बोतल बनता है, अब जो पानी पीते हैं वो, ये जो है प्लास्टिक का जो बोतल बनता है या बाल्टी जो बनती है, किससे बनती है? तो पॉलीइथिलीन टेरेफथलेट का, बोलिए टेरेफथलेट, टेरेफथलेट, नहीं कहता है कि फाटल चिट्टल जूता नहीं बोल जाता है, फाटल चिट्टल लोहा बदले जाओ, आलू प्याज बदले जाओ। तो वही बात है, इसलिए याद कर लीजिए टेरेफथलेट। तो कहने का मतलब प्लास्टिक बोतल या बाल्टी जो बनी होती है किसकी? तो पॉलीथीन तो याद होगा, पॉलीथीन तो याद होगा। तो पॉलीइथिलीन टेरेफथलेट, बोलिए चलिए, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? देखिए कह रहा है कि कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इसको समझ लिए। देखिए साइंस ऐसा चीज़ है जिसको जो क्वेश्चन समझ लीजिएगा एक बार तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए, अगर आप साइकिल को क्या कर दीजिए, दिन रात जो है मतलब बाहर में छोड़ दीजिए, आपको ठीक 1 या 2 दिन के बाद क्या पता चलेगा? आपको गंदा हो गया, कचरा बैठ गया। सही आंसर नहीं आ रहा है, जंग पकड़ लेगा। क्या होगा? जंग पकड़ लेगा, ये इसका सही आंसर है। तो जंग कैसे पकड़ा? क्योंकि जब बाहर में रखे तो बाहर में उसको जो है हवा भी लगा और पानी का ही मात्रा उस पर आया, तो हवा का ही पानी मात्रा आया, पानी का ही मात्रा आया, उसके कारण से वो उससे अभिक्रिया कर लिया। जब अभिक्रिया कर लिया तो वो जंग लग गया। नहीं समझ में आया? वही बात लिख रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? लोहा। तो लोहा, साइकिल लोहे ना है तो एफी किसका सूत्र है? लोहा का। इसको और क्या कहता है? आयरन कहता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है बेंगिल कांच जो होते हैं। देखिए बेंगिल कांच मतलब क्या होता है? बेंगिल मतलब होता है चूड़ी। बेंगल मतलब क्या होता है? चूड़ी। आप जो चूड़ी पहनते हैं तो चूड़ी जो पहनते हैं वो उस कांच में कैसा कांच होता है? तो बोलिए सोडा एस का। किसका? किसका होता है? सोडा एस का कांच होता है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेगा सो बता दें। देखिए बेंगल कांच है, बेंगल मतलब होता है चूड़ी, बेंगल अंग्रेजी वर्ड है। बेंगल मतलब क्या होता है? चूड़ी। तो चूड़ी जो पहन के आप क्या कीजिएगा? ऐस कीजिएगा ना, चूड़ी बन के क्या कीजिएगा? ऐस कीजिएगा। इसलिए बेंगल कांच जो होते हैं क्या होते हैं? तो सोडा एस। बेंगल कांच जो होते हैं किसके होते हैं? सोडा एस के होते हैं। बेंगल कांच जो होते हैं किसके होते हैं? बेंगल कांच किसके होते हैं? जो सोडा एस के बने होते हैं। ठीक है, एक परमाणविक गैस कौन सा है? देखिए एक परमाणविक गैस पूछ रहा है, मतलब जिसमें परमाणु की मात्रा हो। एक परमाणु गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। एक परमाणु गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। एक परमाणु गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन। वैसे भी नहीं हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन परमाणु, तो इसलिए परमाणु गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। किस अणु का केवल 1 इलेक्ट्रॉन है? कहता है कि कौन सा ऐसा अणु है जिसका केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है किसका? तो हाइड्रोजन का। केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का। केवल 1 ही। चलिए तो बताइए कि एक परमाणविक गैस जो है कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। तो बताइए हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? संकेत H2 होता है। ठीक है, तो बताइए किस अणु का केवल 1 इलेक्ट्रॉन है? तो हाइड्रोजन। अगला है कि जय जो है वो गलत लिख दिया है, जब होगा। जब क्या होगा? जब सांद्र HNO3 का एक भाग सांद्र HCl के साथ 3 भागों में मिश्रित किया जाता है तो एक शक्तिशाली विलायक का उत्पन्न होता है। उसका मान है, तो उसका मान लिख दिया है, तो उसका मान को काट करके इसको नाम कर दीजिए। नाम गलत नाम होगा वहाँ पर। ठीक है, क्या कहता है कि जब सांद्र HNO3 में, जब सांद्र HNO3, ठीक है, जब सांद्र HNO3 का एक भाग, ठीक है, और सांद्र HCl का 3 भाग, ध्यान दीजिए, सांद्र HNO3 का एक भाग और सांद्र HCl का 3 भाग, इसको जब मिलाते हैं तो मिलाने से जो है तो आपको क्या उत्पन्न होता है? तो एक शक्तिशाली, हटा दीजिए, विलायक उत्पन्न होता है। तो विलायक उत्पन्न होता है, उसका नाम है, तो उसका नाम क्या है? एक्वारेजिया। बोलिए एक्वारेजिया। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए HNO3 का कितना भाग? एक भाग। HNO3 का कितना भाग? एक भाग। HCl का कितना भाग? 3 भाग। देखिए जिसमें कुछ भी नहीं लगा होगा ना उसका 3 भाग। ठीक है, जिसमें केवल 3 लेटर होगा। तो HNO3 का कितना भाग? 1 भाग। देखिए इसमें सांद्र को काट दीजिए, ठीक, यहाँ भी काट दीजिए इसको, तभी सब हल्का हो जाएगा। अब बोलिए HNO3 का एक भाग HCl के 3 भागों से मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किया जाता है मतलब मिलाया जाता है, तो एक विलायक उत्पन्न होता है। विलायक मतलब होता है घोल। विलायक मतलब क्या होता है? घोल उत्पन्न होता है। वो जो घोल होता है उसका नाम क्या है? एक्वारेजिया। क्या नाम है? एक्वारेजिया। क्या नाम है? एक्वारेजिया है। चलिए आगे है ब्लास्ट फर्नेस। क्या लिखा हुआ है? ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? बात्या भट्टी। बोलिए ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में क्या कहते हैं? बात्या भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ठीक है, तो बात्या भट्टी में जो है आपको कौन सी प्रक्रिया की जाती है?
तो स्मेल्टिंग का किसकी प्रक्रिया स्मेल्टिंग का किसकी प्रक्रिया की जाती है? स्मेल्टिंग की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में यानी कि बत्तियां भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? स्मेल्टिंग का किसकी प्रक्रिया की जाती है? ठीक है, तो इसको रटिए, ब्लास्ट फर्नेस यानी कि बत्तियां भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो बोलिए, देखिए जब कोई चीज़ ब्लास्ट करता है तो स्मेल आएगा ना, स्मेल मतलब गंध आएगा ना, तो वही बात है कि ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? स्मेल्टिंग का। किसका की जाती है? स्मेल्टिंग का। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? स्मेल्टिंग का। ठीक है, अब आगे चलिए, इसको रटना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आप लोग रटिएगा। अगला है कि मृदु इस्पात में, किसमें? मृदु इस्पात में कार्बन की लगभग प्रतिशत क्या होती है? मृदु इस्पात में कार्बन की लगभग प्रतिशत क्या होती है? तो जरा समझिए, इस्पात मतलब क्या होता है? इस्पात मतलब होता है स्टील। क्या होता है? स्टील मतलब होता है इस्पात। ठीक है, आप स्टील का बर्तन यूज करते हैं कि ना घर में, वही तो है इस्पात, उसका हिंदी इस्पात होता है। इस्पात में कार्बन की मतलब कि उस स्टील के बर्तन में कार्बन की मतलब कितनी मात्रा होती है, सो पूछ रहा है। कार्बन की प्रतिशत क्या होती है? तो बताइए, तो 0.15% से 0.30%। बोलिए, किसकी मात्रा है? इस्पात की मात्रा। क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, मृदु इस्पात का। क्वेश्चन को कह रहे पढ़ने के लिए ना। मृदु इस्पात में कार्बन की कितना प्रतिशत होती है? तो 0.15% से क्या समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन ये हुआ इसका मतलब कि इस मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। नहीं समझ में आया अभी भी? तो मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.15%, 0.30%। ठीक है, कौन सा तत्व है जो एलोट्रोपी, कौन सा तत्व है जो एलोट्रोपी यानी कि समस्थानिकता का घटना चक्र दिखाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा तत्व है जो एलोट्रोपी यानी कि समस्थानिकता का घटना चक्र दिखाता है? तो वो है कार्बन। क्या है? कार्बन। कौन सा तत्व है जो एलोट्रोपी यानी कि समस्थानिकता का घटना चक्र दिखाता है? तो वो क्या है? कार्बन है। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा तत्व है जो एलोट्रोपी यानी कि समस्थानिकता का घटना चक्र दिखाता है? तो आपको कार्बन। इस प्रश्न को भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे है कि खाने में प्रयोग किए जाने वाले, क्या है? खाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तित होते हैं? लिखा है कि खाना में जो आप प्रयोग करते हैं, खाने में प्रयोग किए जाने वाले तेल जो है, तेल वह किस प्रक्रिया से घी में बदल जाते हैं? जरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आपको, ये बताइए पहले। खाना जो खाने में प्रयोग करते हैं ना, सुनिए, अगर इसको छोड़ दीजिए, तेल किस प्रक्रिया से घी में बदल जाते हैं? अब ये बताइए, इतना ही याद कीजिए, इसको कट कर लीजिए, सभी लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तेल किस प्रक्रिया से घी में परिवर्तित हो जाते हैं यानी कि बदलते हैं? तो किस प्रक्रिया से बताइए? हाइड्रोजीनेशन। पढ़िए आप, हाइड्रोजीनेशन। तो बताइए, तेल जो है किस प्रक्रिया के द्वारा घी में बदल जाता है? अब समझ में आ गया ना? चलिए, अगला प्रश्न है, तो बताएंगे आप लोग कि सोडा वाटर आपको पता होगा, पेप्सी जो आप पीते हैं, ये जो स्प्राइट है, सोडा वाटर बनाने में किस गैस के प्रयोग की जाती है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रयोग किया गया है और वो आप पी जाए तो आपके लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? हानिकारक। कैसे? जैसे हम तो ऑक्सीजन लेते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, आप तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते हैं, तो जो छोड़ते हैं इसका मतलब वो हानिकारक है ना। लेकिन आप सोडा वाटर के माध्यम से यानी कि पेप्सी के माध्यम से, स्प्राइट और मज़ा के माध्यम से जो आप लेते हैं वो कौन सा गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए बताइए, पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। तो याद रखिएगा, आप भी नहीं पीजिएगा। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है? CO2। वातावरण में कितना प्रतिशत है? 0.03%। ठीक है, अब चलिए, तो बताइए कि सोडा वाटर में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण में कितना प्रतिशत है? 0.03%। 0.03%। ठीक है, हैबर की प्रक्रिया में, ठीक है, हैबर की प्रक्रिया में किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? कहता है कि हैबर की प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, हैबर की प्रक्रिया किसकी प्रक्रिया? हैबर प्रोसेस भी कहीं कहीं लिख देता है। हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में, किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? प्रयुक्त मतलब प्रयोग की जाती है। तो अमोनिया के निर्माण में, यानी कि अमोनिया बनाने में ना किस प्रक्रिया का यूज किया जाता है? हैबर। देखिए, अमोनिया है तो अमोनिया को जैसे याद कर लीजिए कि अमोनिया जो है ना, अमोनिया नाम की कोई लड़की है ना, बहुत हेवी है। कैसी है? बहुत हेवी है। ठीक है, तो हेवी है तो इसलिए याद कर लीजिए कि आपको अमोनिया जो है ना, अमोनिया बनाने में किस कौन सा प्रोसेस का यूज कीजिएगा? हैबर प्रोसेस का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं।
हैबर की प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है आपका कि प्रयोगशाला में बनाई हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस सांद्रक H2SO4, बताइए H2SO4 का क्या नाम है, रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, प्रयोगशाला में बनाई हाइड्रोजन क्लोराइड की गैस सांद्रक H2SO4 के बीच से गुजारी जाती है, इसका कारण क्या है? तो आर्द्रता की मात्रा को हटाने के लिए। इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दीजिए, इसको परीक्षा की दृष्टि से इसको छोड़ करके चलना है। अगला प्रश्न है पानी के ऊपर, किसके ऊपर? पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यों इकट्ठा नहीं किया जा सकता है? मतलब कि पानी के ऊपर जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को, किस गैस को? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्यों इकट्ठा नहीं किया जाता है? तो क्योंकि वह पानी में तेजी से विलीन हो जाता है। मतलब पानी के ऊपर, किसके ऊपर? पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को इकट्ठा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वह पानी में तेजी से विलीन हो जाता है। विलीन मतलब क्या होता है? घुल जाना। विलीन मतलब क्या होता है? घुल जाना, क्योंकि वह पानी में तेजी से घुल जाता है। ठीक है, चलिए, तो पानी के सतह पर, किसके सतह पर? पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को इकट्ठा क्यों नहीं किया जा सकता है? इकट्ठा मतलब जमा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जमा क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वह पानी में तेजी से क्या हो जाता है? अब एक बात बताइए आप लोग कि पानी के ऊपर में जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को रखेंगे तो वह तेजी से घुल जाता है, तो इकट्ठा होगा कैसे? इकट्ठा होगा ही नहीं। वही लिखा है कि पानी के ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को इकट्ठा क्यों नहीं किया जा सकता? तो बोलेंगे क्योंकि जैसे ही पानी पर हम उसको रखते हैं ना, किसको? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को रखते हैं तो वह तेजी से विलीन हो जाता है। विलीन मतलब घुल जाता है। बात समझ में आ गया होगा, अब तेजी से विलीन हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया ब्लीचिंग पाउडर। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र? CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो दुर्गंध निकलता है, सुगंध का उल्टा दुर्गंध। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो दुर्गंध निकलता है, इस गंध, ये जो गंध होता है वो गंध किस कारण से होता है? क्लोरीन के कारण से। ब्लीचिंग देखिएगा आप हॉस्पिटल सब में या कहीं भी आप घर में भी यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो उसमें महक आता है। तो महक किसके कारण से आता है? क्लोरीन के कारण से आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर में जो है आपको जो प्रयोग किया जाता है आपको क्लोरीन गैस, उसके कारण से ही ये महकता है। क्या होता है? तो बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CO, देख के बोलिए, CaCl2। ठीक है, तो बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर जो आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब दुर्गंध देता है। इस गंध का कारण क्या है? क्लोरीन गैस। क्वेश्चन में आप समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन ये है कि ब्लीचिंग पाउडर जो दुर्गंध करता है उसका कारण क्या है? तो बोलेगा क्लोरीन के कारण से वो दुर्गंध करता है। बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये 238 वाला पहले भी बताए थे। ये 238 है ऊपर में और 92 का नीचे में है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी है? मतलब देखिए, नीचे वाला जो होता है वो किसकी संख्या होता है? P से प्रोटॉन का और N से न्यूट्रॉन का। यानी कि याद रखिए, आप इसको, ये प्रश्न याद रखने वाला है, थॉटेबल क्वेश्चन है। U के ऊपर में जो होगा ना वो क्या होगा? U के ऊपर में होगा न्यूट्रॉन। U के ऊपर में क्या होगा? एक मिनट देखिए जरा प्रश्न को यहाँ पर समझिए। ये नीचे में जो होगा वो हो जाएगा आपको प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। देखिए P से प्रोटॉन और P से आदमी परल रहेगा, तब परल रहेगा कहाँ पर? नीचे में। इसलिए U के नीचे वाला जो होगा ना उसको हम कौन संख्या कहेंगे? उसको प्रोटॉन की संख्या कहेंगे। और देखिए अब ये ऊपर में जो संख्या है, ऊपर में से जो हम नीचे वाला को घटा देंगे तो निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए ऊपर 238 में से 92 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 146। इसलिए जो है सो अब याद रखिएगा ना आप लोग, न्यूट्रॉन कैसे निकालेगा? यानी कि अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो आपको ऊपर वाला में से घटाना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए आप लोग कि इसमें नीचे में क्या होगा? ट्रिक क्या बताए? ठीक है, यानी कि U के नीचे में जो रहेगा वो प्रोटॉन की संख्या होगी और ऊपर वाला में से यदि नीचे वाला को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आराम से निकल जाएगा। प्रश्न में यह रह सकता है आपको। ठीक है, चलिए, अगर आदमी को बेहोश करना है, किसको क्या करना है? किसी को बेहोश करना है तो बेहोशी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का सुगंध थोड़ा सा डाल दीजिए तो क्या होता है? बेहोश। देखिए किसी को बेहोश करना हो तो नाक में न लगाएंगे, सिर्फ नाक में लगाएंगे, नाक से नाइट्रस ऑक्साइड। किसी को बेहोश करेंगे तो रात में, नाइट में करेंगे ना। कब करेंगे? नाइट में। कब करेंगे बेहोश? कब करेंगे? नाइट में। इसलिए याद रखना, देखिए बेहोशी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। बेहोशी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। बेहोशी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। बात कुछ समझ में आ रहा है? बताइए बेहोशी के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
क्या किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस बोलो स्पष्ट। नाइट्रस इसका कैसा है? नाइट्रस ऑक्साइड। तो बताइए तो कि U238 लिखा हुआ है ऊपर में और 92 लिखा हुआ है नीचे में, तो बताइए कि प्रोटॉन की संख्या कहाँ पर होगा? नीचे में। और न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर में घटा देंगे। ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? चलिए आगे है, रासायनिक रूप से विटामिन सी जो है वह क्या है? यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। बोलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? फिर से बोलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, याद रखिएगा विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी होता है। एस्कर्वी, एस्कर्वी से ही सोच लीजिए, एस्कर्बिक को एस्कॉर्बिक एसिड याद कर लीजिए। यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, एक मोल NaCl में 1 मोल NaCl बराबर कितना ग्राम होता है? 1 मोल NaCl बराबर होता है किसका? 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम। बताइए NaCl का रासायनिक नाम। देखिए Na किसका सूत्र है? सोडियम का। और Cl मतलब क्लोरीन का, यानी कि सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड किसका नाम है? नमक का। नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब नहीं समझ में आया? यह नहीं समझ में आता, यहाँ पर लिख दिए नमक। ठीक है, चलिए तो 1 मोल NaCl जो बराबर होता है किसके बराबर होता है? 58.5 ग्राम के बराबर। 1 मोल NaCl किसके बराबर होता है? 58.5 ग्राम। बात समझ में आ रहा है? 58.5 ग्राम। तो बताइए कि NaCl किसका सूत्र है? नमक का। तो बताइए नमक का क्या है? नमक का ये क्या है? सूत्र है, संकेत है। और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? अभी तो जस्ट बताए थे ना, अभी जस्ट क्या बताए थे? Na से सोडियम और Cl क्लोरीन, तो यानी कि सोडियम क्लोराइड। बात को समझ में आ कि नहीं? यानी कि ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का ये जो आप 1 मोल बराबर कितना होता है? 58.5 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए रस्ट का मतलब होता है जंग। रस्ट मतलब क्या होता है? जंग। अब जो साइकिल में आप बताए थे कि जंग लग जाता है, तो वो जो जंग लगता है उस जंग का सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए 2Fe2O3 XH2O। तो बताइए आप लोग कि रस्ट यानी कि जंग जो होता है उसका रासायनिक संरचना क्या होता है? तो बोलिए 2Fe2O3। नहीं रटिएगा, नहीं होगा, रटिए 2Fe2O3 है ना। इसके बाद XH2O। फिर से रटिए 2Fe2O3 ये X। देखिए यहाँ कॉमा नहीं रहता था, इसको इंटू मान लेते, लेकिन यहाँ X के जैसे लग रहा है, यहाँ कॉमा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए दिक्कत थोड़ा लग रहा है। तो बताइए कि जंग का रासायनिक संरचना क्या है? 2Fe2O3 H2O। फिर से बोलिए 2Fe2O3 इसके बाद X। ठीक है, चलिए एक ही तापमान और दाब। देखिए एक चीज याद रखिए, ताप और दाब दोनों आ रहा है। बोले थे जब ताप और दाब आएगा तो कौन सा नियम? बोयल्स का नियम। देखिए यहाँ पर समझिए क्या करा कि एक ही ताप, एक ही मतलब बराबर, मतलब जितना तापमान उतना ही दाब। एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के आयतन में समान संख्या के अणु होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एवोगाद्रो का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाद्रो का नियम। और एवोगाद्रो का अगर पूछे कि कितना होता है तो 6 ठीक है। तो बताइए आप लोग कि एवोगाड्रो का जो ये होता है संख्या होता है, क्रमांक होता है, कितना होता है? 6.02। बोलिए 6.02 गुणे 10 के पावर 23। 6.02 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, एवोगाड्रो का यह क्रमांक होता है। ठीक है, और इसको कैसे याद रखिएगा? तो एक ही तापमान और दाब की स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के आयतन में सभी समान संख्या के अणु होते हैं। यह किसका नियम है? तो एवोगाड्रो। देखिए आप इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए कि एवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है। एवोगाद्रो की कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए संख्या, यानी कि एवोगाद्रो की संख्या तो कितना होता है? 6.03 6.02 गुणे 10 के पावर। ये वाला याद रख लीजिएगा, बाकी इसको कट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला है निरपेक्ष शून्य। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? तो 273 डिग्री सेल्सियस को निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? 273 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? 273 डिग्री सेल्सियस को। बात समझ में आया?
निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? 273 डिग्री देखिए, सेल्सियस। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखने की चीज है। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? 273 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, ये जो सी है डिग्री सी, इसका मतलब सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला है आपका कि बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव। बैटरी के कौन ध्रुव? ऋणात्मक ध्रुव। बैटरी की ऋणात्मक मतलब माइनस। माइनस। बैटरी में देखिएगा प्लस और माइनस दोनों रहता है, तो जो ये माइनस जो लगा रहता है ना, उसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड कहते हैं? तो उसको कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। और प्लस जो रहता है क्या चीज रहता है? प्लस। जब प्लस होगा तो उसको हम लोग एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। एनोड कहते हैं। और जब माइनस होगा तो उसको क्या कहेंगे? कैथोड। कैथोड कहेंगे। अब इसको कैसे याद रखेगा, जरा दिमाग लगा लीजिए। देखिए, ए नोड है तो ए नोड में आपको प्लस है, और कैथोड में क्या है? तो माइनस है। बताइए, बैटरी की ऋणात्मक ध्रुव जो होगा माइनस वाला, उसको कौन सा ध्रुव कहेंगे? कैथोड। तो ऋणात्मक होगा तो माइनस, और एनोड होगा तब प्लस। तो बताइए कि 1 मोल NaCl बराबर क्या होता है? 1 मोल NaCl का बराबर कितना होता है? 58.5 ग्राम। 1 मोल NaCl बराबर क्या होता है? 58.5 ग्राम। 1 मोल NaCl बराबर क्या होता है? 58.5 ग्राम। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, जिसके लिए बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा।